हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ लर्निंग ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस के थर्ड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें बायोलॉजी टॉपिक है। तो इस बायोलॉजी टॉपिक में हम चैप्टर वाइज ही लेकर चलेंगे, जैसे हमने केमिस्ट्री में लेकर चले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पार्ट है। अगर आपको इसके पहले की वीडियो देखनी है तो आप इसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। वहां पर केमिस्ट्री की लेसन वाइज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेसन फर्स्ट, जय प्रक्रम। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। जो मनुष्य उद्यान में हृदय कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में लाल ग्रंथि की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो लाल ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है। तो जो लार में उपस्थित एंजाइम होता है वो टायलिन और लाइसोजाइम दोनों होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रचित रूप से ऊर्जा का यह पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। वो एटीपी कहलाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये ऊर्जा ग्रह कहलाती है, पावर हाउस ऑफ सेल। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ टॉपिक हैं जो हम अपने आगे आने वाले क्वेश्चन में जाने से पहले इनको एक बार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो उनके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। सिस्टम होती है, पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से अंग होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है माउथ। माउथ में तालु, अलजीवा, जीभ, दांत, ये पार्ट होते हैं। इसी के साथ इसी में लार ग्रंथियां जो लार मुंह में पाए जाते हैं, उनमें 3 भाग होते हैं, अधोजीवा और चुंबकी कर्णपूर्ण। इसी और जो हमारा मुंह होता है, मुंह के नीचे की जो नली होती है उसे ग्रसनी बोली जाती है। ग्रसनी से नीचे जो एक लंबी नली जो हमारे स्टमक तक जाती है, वहां पर जो नली होती है उसको ग्रास नली बोला जाता है। और ये जो ग्रास नली होती है ये 25 से 30 सेमी इसकी लंबाई होती है। तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है, वो होता है स्टमक। और स्टमक यानी अमाशय, इसी के नीचे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज पाई जाती है। और पैनक्रियाज के पास ही अग्नाशय या पैनक्रियाज वाहिनी डक्ट पाई जाती है। तो पैनक्रियाज डक्ट या अग्नाशय वाहिनी। इधर लेफ्ट साइड में लीवर, लीवर के नीचे पाया जाता है पित्ताशय, पित्ताशय जहाँ से पित्त का श्रावण होता है पित्ताशय से, और मूल पित्त वाहिनी होती है इसी के नीचे। इसमें फिर छोटी आंत आती है जो पाचन तंत्र से संबंधित होती है। छोटी आंत जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत, क्षुद्रांत, यानी ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, कॉलन, सीकम और रेक्टम, जिसे यहाँ अनुप्रस्थ, आरोही, आरोही वेदांत, उंडुक यानी सेसम, अवरोही वेदांत, ये अग्रह रूपी वेदांत, और एक यहाँ पे मलाशय मतलब जो लास्ट पार्ट होता है एनस। यहाँ पे एक बात पाई जाती है परिशिष्ट, जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जो बड़ी आंत होती है उसके हिस्से। तो बड़ी आंत के कोलन, सीक्रम, रेक्टम और अपेंडिक्स, ये होते हैं बड़ी आंत के भाग। छोटी आंत के होते हैं डिडेनम, जिजेनम और इलियम, ये और लास्ट पार्ट एनस होता है। तो ये बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिससे हमारे शरीर में पूरी जो डाइजेशन सिस्टम होती है वो कंप्लीट होती है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। जठर ग्रंथियां हमारे अमाशय में होती हैं, मतलब स्टमक। क्वेश्चन नंबर 6, जठर रस स्रावित होता है। तो जो जठर रस होता है वो अमाशय में पाया जाता है और अमाशय से ही स्रावित होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पित्त का संश्लेषण होता है। ये पित्त का संश्लेषण या बनना होता है वो यकृत में होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यकृत स्रावित करता है। तो जो यकृत होता है वो पित्तरस का श्रावण करता है, क्योंकि जो पित्त का संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है, लेकिन यकृत स्रावित किसको करता है, तो पित्तरस को करता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। तो जो मनुष्य होते हैं उनमें जो ग्रास नली होती है वो 25 से 30 सेमी होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, रक्तदाब मतलब बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो जो मनुष्य में रक्तदाब होता है बीपी वो 120/80 मतलब 120 से 80 के होता है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो जो मनुष्य होता है उनमें दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। तो आहार नाल के जो पेशी संकुचन होता है उन्हें क्रमाकुंचन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कृमि रूप से परिशेषिका का भाग होता है। तो परिशेषिका मतलब होता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का जो भाग होता है किसका होता है? बढ़िया। तो क्या ऑप्शन है? बढ़िया। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? तो जो विटामिन होता है वो एक तो होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में। इनको घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में। तो जो जल में घुलनशील होता है बी और सी होते हैं। बाकी बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन होते हैं वो सब किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में। तो यहाँ पे पूछ रहा है जल में घुलनशील, तीसरे ऑप्शन बी इज राइट, विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन जो होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी मतलब होते हैं जो पोषण के आधार पर बांटा जाता है, उनमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। तो पोषण के आधार पर दो भागों में बांटे जाते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और परपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी मतलब जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है पेड़ पौधे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये होते हैं किसके लिए? पौधे के लिए। तो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? पेड़ पौधों में। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ही संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि ये बन के आता है जो पौधों के लिए जरूरत होती है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए इज क्वेश्चन नंबर 19, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक की जो स्ट्रोमा होती हैं उनमें प्रकाशी और अप्रकाशी दोनों अभिक्रियाएं इसमें होती हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन परपोषी नहीं है? तो आपको मालूम चल गया परपोषी और स्वपोषी कौन से होते हैं। तो परपोषी होते हैं जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। तो यही आप ऑप्शन बी देखिए, मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट जो होता है ये खुद प्रकाश संश्लेषण के जरिए होता है, ना कि किसी दूसरे पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, मनी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कारखानों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में पाई जाती है क्योंकि भोजन का निर्माण जो होता है वो पत्तियों से ही होता है, इसलिए क्लोरोफिल अवशोषित होता है पत्तियों द्वारा। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, किण्वन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो किण्वन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये ऑप्शन डी इज राइट। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वो कोशिका द्रव में संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, 6 ग्लूकोज अणु से क्या बनता है? तो 6 ग्लूकोज अणु जब मिलते हैं तो वो 2 पाइरुवेट बनाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है पहली बात तो किसमें पाई जाती है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म में चलती है। और ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हम 4 एटीपी यूज करते हैं, लेकिन ये लास्ट में जो बन के आते हैं वो सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में
मुक्त O2 का स्रोत होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें जो O2 यानी जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसका कारण जल होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जो प्लांट होते हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम होते हैं वो जल का वहन करते हैं। तो जो प्लांट होते हैं उसमें जल को जड़ से ले जाने का कार्य कौन करता है? जड़ से पौधे के भागों तक ले जाने का काम जाइलम का होता है। और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य हिस्सों तक ले जाने का कार्य होता है। तो उनमें जाइलम होते हैं वो जल का वहन करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पादपों में जल के परिवहन के लिए होता है। तो पादपों में जल के परिवहन के लिए क्या होता है? जाइलम। अभी आप पढ़े तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जो पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसको पौधे के अन्य भागों में ले जाने का कार्य फ्लोएम का होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डिक्सन और जॉली किससे संबंधित है? तो डिक्सन और जॉली हैं वो रसारोहण से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। रसारोहण मतलब होता है जो प्लांट होते हैं उनमें जो जल नीचे से ऊपर जाता है और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो छोटे पौधों में तो पानी आसानी से चले जाएंगे, पर जो बड़े प्लांट होते हैं उनमें जो पानी जाता है उसमें आधे दूर जाकर रुक जाता है। तो इसी चीज से संबंधित जो नियम बताए थे वो डिक्सन और जॉली थे। तो इन्होंने कहा था इन्होंने रसारोहण के कारण जो प्लांट में ऊंचे पौधों में जो पानी जाती है। तो डिक्सन और जॉली हो गए रसारोहण से संबंधित। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रक्षी या सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी या सहायक कोशिकाएं जो होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, ये स्टोमेटा का संरचना होती है। तो जो स्टोमेटा का जो संरचना होता है इसमें जो ये इसके हिस्से होते हैं ये इसकी सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये जड़ों में, वातरंध्र में, स्टोमेटा में और सभी में, तो ये सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है वो आता है बाएं आलिंद से। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो ब्लड होता है उसके जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में बस हिम दिया है और हिम मतलब होता है आयरन। इसका ऑप्शन डी इज राइट, हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रक्त या रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो जो ब्लड होते हैं वो 4 समूह में पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। तो इनके 4 समूह पाए जाते हैं। तो रक्त समूह कितने होते हैं? 4। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विभिन्न भागों में ले जाती है। तो जो शुद्ध ब्लड होता है वो शरीर के अन्य भागों में ले जाने का कार्य होता है महाधमनी का। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है? तो वो पल्मोनरी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है, मतलब शुद्ध रुधिर का आना जाना होता है। तो क्या होती है? पल्मोनरी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लसिका में नहीं पाई जाती है, इसमें लाल रुधिर नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में उरक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो जो उरक मतलब किडनी, तो मनुष्य में जो किडनी होती है वो उत्सर्जन से संबंधित होती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उरक नलिका संबंधित है। तो जो उरक नलिका होती है वो उत्सर्जन से संबंधित होती है, मतलब जो किडनी होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होती है। उत्सर्जन शब्द क्या होता है? उत्सर्जन जो होता है हमारे शरीर में खाने को हजम या पचाने के बाद जो अवशिष्ट चीजें हो जाती हैं उनको सही से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो जो सही से बाहर निकले अवशिष्ट चीजें उसी को कहते हैं उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मूत्र निर्माण होता है। जो यूरिन का निर्माण होता है वो जो यूरिन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? उरक यानी किडनी में। ऑप्शन ए इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बर्मन संपुट किसका भाग होता है? जो बर्मन संपुट होता है वो किडनी यानी वृक्क नलिका का भाग होता है, दिखाई पड़ता है ये, तो इसी को बोला जाता है बर्मन संपुट। इसको क्या बोला जाता है? ये जो इसमें भाग होता है यही बर्मन संपुट होता है, और ये किसका भाग होता है? वृक्क नलिका। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? तो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए वृक्क होता है। जो यूरिया होता है अगर वो बॉडी में ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाए तो वो यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को या हमारी किडनी को नुकसान पहुंचने लगती है। तो इसमें कौन परिवर्तित करता है? किडनी। ऑप्शन सी इज राइट। जो वृक्क होता है इसी को किडनी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी, वृक्क या किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका या वायु कोशिका पाई जाती है? ये फेफड़ों में पाई जाती है। वायु कोशिका 2 में जो है वो है नियंत्रण और समन्वयन। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो जो पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है वो होता है साइटोकाइनिन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस हार्मोन का नाम बताइए जो बिना निषेचन के बीज लिए प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी बीज अगर हम किसी चीज को प्लांट को लगाते हैं तो हमें उसमें किसकी जरूरत होती है? बीज की। ठीक, और उसमें हमें बीज में निषेचन यानी फर्टिलाइज कराना जरूरी होता है। तो एक पहला उस हार्मोन का नाम बताइए जो बिना फर्टिलाइज या बिना निषेचन के बीज लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का उपयोग करके हम बिना फर्टिलाइज के ही बीज का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस प्रकार के पदार्थ के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के जरिए होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों का पकना प्रेरित करता है? तो जो फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है वो होता है एथिलीन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो प्लांट हार्मोन होता है वो पूछ रहा है। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये जो होते हैं ये ह्यूमन से संबंधित हार्मोन होते हैं, बट इसमें जो जिब्रेलिन होती है वो प्लांट से संबंधित होती है। तो इसलिए इसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन सी इज राइट, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि का कारण क्या होता है? ऑप्शन है रसायन वर्तन। रसायन वर्तन के कारण ये होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन फलों को पकाने में सहायक होता है? तो फलों को पकाने के लिए क्या होता है? एथिलीन। अभी आपने ऊपर पढ़ा, ऑप्शन सी इज राइट। एथिलीन जो होता है वो फलों को पकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वजन वो होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और ये पीयूष हमारी ब्रेन का एक हिस्सा होता है। डी इज राइट, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 10, एब्सिसिस हार्मोन का मुख्य कारण क्या होता है? तो एब्सिस हार्मोन का मुख्य कार्य जो होता है यह होता है ऑक्सिन का। किसका होता है? ऑक्सिन। एब्सिस हार्मोन का मुख्य कार्य है ऑक्सिन। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पादप हार्मोन जो पादप शरीर से वयस्क पत्तियों तथा फलों को गिरने को प्रेरित करता है वो क्या है? एब्सिसिक अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्ररोह की प्रकाश की और गति क्या कहलाती है? प्ररोह होता है जो प्लांट होता है, इसका जो प्लांट का ये हिस्सा होता है तना वाला, जो उसके फूल वाले से लेके जो उसके तने तक का हिस्सा होता है वो प्रकाश की ओर गति करने लगती है। ये किसके कारण होता है पूछ रहा है? तो ये होता है प्रकाशनुवर्तन। मतलब ऑप्शन डी इज राइट, प्रकाशनुवर्तन के कारण होता है। जो प्लांट होता है, तो यहाँ पर एक दिखाया गया है चित्र के जरिए। देखिए यहाँ पर एक प्लांट है पोट में, और इस प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है जड़ के ऊपर वाला, इसे हम प्ररोह तंत्र बोलते हैं। प्ररोह में भी ये हिस्से हैं ऊपर के, ये सब जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्या करते हैं?
जो सूरज की रोशनी होती है उसकी तरफ झुक जाते हैं। तो इसीलिए ये किसके कारण हो रहा है? प्रकाश अनुवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। तो ये जड़ जो होते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर कुछ चित्र के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये गुरुत्वानुवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक होता क्या है। यहाँ पर एक प्लांट दिया गया है। प्लांट में जो ये नीचे की जो ये रूट वाला हिस्सा है, जो जड़ वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? धनात्मक, मतलब ये बढ़ते हैं जमीन के नीचे की तरफ, और जो जड़ होते हैं वो जमीन से ऊपर वाले हिस्से वो होते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो जड़ हो गया वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया, और जो इसके ऊपरी हिस्सा है स्टेम वाली, यानी इसके जो ऊपर जड़ के ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। तो अभी आपने देखा धनात्मक पाया जाता है कहाँ पर? रूट, मतलब उसके जड़ वाले हिस्से में। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूछ रहा था, ऋणात्मक किसमें पाया जाता है? तो ये फूल पत्ती जो होते हैं ये सब कहाँ पाया जाता है? तने में। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इज राइट, तने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्पर्शानुकुंचन गति प्रदर्शित करता है। तो स्पर्शानुकुंचन गति मतलब होता है जब किसी चीज को हम छूते हैं तो वो उस स्पर्श से अपने आप को छुपा लेते हैं। तो ये स्पर्शानुकुंचन गति कहलाती है। तो ये जो होता है ये छुई मुई में जो प्लांट होता है उसमें देखने को मिलता है। तो छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें स्पर्शानुकुंचन गति देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की पुष्प की गति किसके कारण हो सकती है? तो ये जो सूरजमुखी होती है उसके जो पुष्प होते हैं वो गति करते हैं, तो किसके कारण होती है? वो प्रकाश अनुवर्तन के कारण। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम भी सूरजमुखी रखा गया है। तो ये ऑप्शन ए इज राइट, प्रकाश अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। तो ये वे हार्मोन जिसके लिए आयोडीन आवश्यक होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर कुछ हार्मोन के मैं चार्ट लेकर आई हूँ, इसमें देख लेते हैं कि किसमें कौन सा हार्मोन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। जो हार्मोन होते हैं, सबसे पहला है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है उसका स्रावण कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है इसका कार्य होता है शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। तीसरा इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। तो शुगर किसके कारण होता है? हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। तो ये रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। चौथा है टेस्टोस्टेरोन, इसका अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है वृषण। 5 है अंडाशय या ओवरी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसके कार्य क्या होते हैं? मादा लैंगिक अंगों का विकास या मासिक चक्र का नियमन करता है। हार्मोन जो होता है एड्रीनलिन होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है एड्रिनल होता है। 7 मोचक हार्मोन्स। मोचक हार्मोन्स क्या होता है? ये हार्मोन जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करते हैं। मतलब जो पीयूष ग्रंथि होते हैं उनमें जो हार्मोन निकलते हैं उसको मोचक हार्मोन जो होता है वो प्रेरित करता है निकलने के लिए। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? इंसुलिन जो होता है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से होता है। ऑप्शन सी इज राइट। और ये पाई जाती है अग्नाशय में, मतलब पैनक्रियाज में। तो ऑप्शन सी इज राइट, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन होता है? जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होता है वो होता है एड्रेनालिन हार्मोन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन आपातकालीन हार्मोन कहलाती है? जो आपातकालीन हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कम सक्रिय अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम जिसके कारण घेंगा रोग होता है वो कौन होता है? ऑप्शन बी थायराइड। थायराइड की कमी के कारण ही घेंगा रोग होता है। ऑप्शन बी इज राइट, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा हार्मोन आपातकालीन ग्रंथि कहलाता है? तो आपातकालीन जो ग्रंथि होती है वो कौन कहलाता है? एड्रीनल। जो एड्रीनल होता है
वो आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन ए इज राइट। अभी ऊपर हमने पढ़ा था आपातकालीन में ग्रंथि पूछ रहा है, लेकिन वहां पर हमने पढ़ा था आपातकालीन हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपातकालीन जो अगर हार्मोन पूछा जाए तो वो एपिनेफ्रीन होता है। क्या होगा? एपिनेफ्रीन। लेकिन अगर वहां पर आपातकालीन ग्रंथि पूछे तो वो एड्रिनल। ऑप्शन इसमें एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो लीडिंग कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? तो वे हार्मोन जो स्टेरॉइड नहीं होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा हार्मोन शिशु के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन में सहायता करता है? तो वह होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26। अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो एक तो होती है अंतःस्रावी और एक होती है बहिस्रावी, लेकिन अंत और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां जिसमें पाई जाती हैं वो होती है अग्नाशय। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है वो सबसे विकसित भाग होता है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन, भूख नियंत्रण आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो वो कौन सा हार्मोन होता है? वो डायएन्सिफेलॉन होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि तथा स्मृति का केंद्र होता है? जो बुद्धि यानी जो आपके सोचने और समझने का काम करता है वो होता है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ऑप्शन बी इज राइट। और यहाँ कुछ चित्र के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगी जो मस्तिष्क होते हैं इसके कौन से भाग कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होंगे। अग्र मस्तिष्क, अग्र वाले हिस्से जो ये अग्र मस्तिष्क वाला हिस्सा होता है ये अग्र मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके बीच में पाई जाती है और मध्य मस्तिष्क के बाद जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि। यहीं पे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इसके जो नीचे की तरफ गर्दन के साइड पे चलती है मेड्यूला, मेड्यूला के बाद ये मेरुरज्जु आती है। इसी मेरुरज्जु और मेड्यूला के बीच में जाकर यहाँ जो पीछे हमारी गर्दन की जो हड्डी होती है उसके ऊपर का जो ये वाला पोर्शन होता है ये अनुमस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मानव मस्तिष्क से कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं? मानव मस्तिष्क के कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निगलना, खांसना, छींकना ये सब किससे नियंत्रित होता है? तो ये मेड्यूला ऑब्लिगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो आपने हिस्सा यहाँ पर देखा मेड्यूला ऑब्लिगेटा, ये वाला मेड्यूला वाला जो हिस्सा होता है इससे खांसना छींकना जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लिगेटा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मस्तिष्क केंद्र जो शरीर का ताप नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? तो शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। श्वान कोशिकाएं किससे संबंधित होती हैं? तो जो श्वान कोशिकाएं होती हैं वो तंत्रिका ऊतक से संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो जन्मजात होती है, ये परिवर्तित नहीं हो सकती है, ये स्वचालित है तथा मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। उपरोक्त सभी प्रतिवर्ती मतलब वे क्रियाएं जो हम किसी चीज को करते हैं तो उसके प्रति हमें प्रतिक्रिया मिलती है। ये जन्मजात भी होती हैं, ये परिवर्तित नहीं हो सकती हैं और ये स्वचालित हैं और मनुष्य इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है न्यूरॉन। ऑप्शन डी इज राइट। रिलेशन और इसमें पहला इसका है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें के क्वेश्चन है जैसे
फर्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के कितने भाग होते हैं। अब इस पुष्प के भाग में जाने से पहले हम आपको कुछ इसके पुष्प के बारे में बताते हैं। ये है फूल। जो ये फूल होते हैं उनमें कितने भाग होते हैं। जो फ्लावर होते हैं उनमें 4 भाग होते हैं, जैसे वाह्यदल और दल यानी पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो एक फूल में कितने भाग होते हैं, 4। वाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इसके 4 भाग होते हैं। और इसमें जो ये पुंकेसर होता है, इसमें ये पुंकेसर, ये वाला जो हिस्सा होता है ये तंतु या फिलामेंट होता है, और जो इसके ऊपर का ये वाला हिस्सा होता है ये होता है परागकोश। और इसी में कुछ दाने दाने जैसी संरचना पाई जा रही है। इसको जो बोलते हैं ये होता है परागकण। तो परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण। ये पुंकेसर होता है, और ये जो पुंकेसर जो होता है परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है। लेकिन ये जो स्त्रीकेसर वाला हिस्सा होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। और स्टिग्मा, स्टाइल, इसको स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्त्रीकेसर। तो ये है फ्लावर के पार्ट्स। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो हमने देखा पुष्प के कितने भाग हैं, 4। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी जो पुष्प होते हैं वो 2 होते हैं, एक होते हैं द्विलिंगी और एक होते हैं एक लिंगी। एक द्विलिंगी और एक होते हैं एक लिंगी। जो द्विलिंगी होते हैं उनमें नर व मादा जो होते हैं वो एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, लेकिन एक लिंगी जो होते हैं उसमें नर व मादा जो होती हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं पुष्प में। तो यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से किस पौधे में पुष्प जो होता है वो एक लिंगी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पपीता। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो होता है उसमें वाह्यदल, दल, पुंकेसर पाया जाता है, लेकिन वर्तिकाग्र नहीं। क्यों, क्योंकि वर्तिकाग्र जो होता है वो मादा पुष्प का हिस्सा होता है, मतलब स्त्रीकेसर जो पुष्प होते हैं उसके। तो ऑप्शन डी इज राइट कि वर्तिकाग्र जो होता है वो नर पुष्प का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय किसके भाग होते हैं। तो ये किसके भाग थे, स्त्रीकेसर के। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। जो स्त्रीकेसर का मध्य भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्योंकि वर्तिका को उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है, वर्तिका उसके बीच का, और नीचे वाला अंडाशय होता है। तो स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक। जो लैंगिक जनन होता है उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं पुष्प, उनका फर्टिलाइज करवाएं निषेचन द्वारा वे जनन करते हैं, इसलिए लैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन जो होते हैं उस कली से भी उस पौधे का निर्माण हो जाता है, तो ये अलैंगिक जनन होता है। और ये पाए जाते हैं हाइड्रा, ये हाइड्रा, ईस्ट आदि में पाए जाते हैं अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परागकण निर्मित होते हैं। परागकण किसमें निर्मित होते हैं, पहले ही बताया था परागकोश में। ठीक है, ऐसे ये वाला हिस्सा था ना, ये वाला ऐसे, इसमें ये जो होता है ये तो होता है परागकोश, और इसमें ये जो थोड़े छोटे दाने जैसे होते हैं ये होते हैं परागकण। तो परागकण कहाँ होते हैं, परागकोश में। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पुनरुद्भवन होता है। तो पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया होती है वो प्लानेरिया और हाइड्रा में होता है, प्लानेरिया और हाइड्रा में। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है या यह पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। तो वो क्या होती है, ब्रायोफिल्लम। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
9 पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? यह परागकलिक होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जाइगोट में जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या 2x होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुष्प में जो ये वाला हिस्सा होता है स्त्री केसर का वर्तिकाग्र और ये जो पुंकेसर का ये परागकोश होता है, इसमें जो परागकण पाए जाते हैं ये परागकण उड़ करके ये वर्तिकाग्र पर जाते हैं। वर्तिकाग्र से होते हुए ये वर्तिका वाली नली से होकर ये ओवरी वाले हिस्से में मतलब अंडाशय वाले हिस्से में पहुंचते हैं और यहाँ पर जाकर के फल का निर्माण होता है। तो ये तो है परागकोश द्वारा जो परागकण है वो जब वर्तिकाग्र से होते हुए जब वो वर्तिकाग्र पर जाकर वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाते हैं तो फल का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल रहा था? वो अंडाशय ही। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है जिसमें डबल निषेचन यानी द्विनिषेचन निषेचन जो होता है 2 बार पाया जाता है वो किसके विशेष लक्षण होते हैं? वो होते हैं अवृत बीजवीय पादपों के। क्वेश्चन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, तो ये परागकण कहलाता है क्योंकि इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मुकुलन पाया जाता है, तो जो मुकुलन होता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? हाइड्रा में। ऑप्शन ए इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 द्विखंडन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। जो अलैंगिक जनन होता है मैंने बता दिया पहले ही कि लैंगिक अलैंगिक 2 प्रकार के जनन होते हैं। लैंगिक जनन वह होते हैं जो कि नर और मादा जो होते हैं उसमें निषेचन द्वारा होता है, वो लैंगिक जनन होता है। लेकिन उसके अलावा जो जनन होते हैं वो अलैंगिक जनन होते हैं, जैसे द्विविखंडन, मुकुलन, बीजाणु और कायिक, ये होते हैं अलैंगिक जनन के पार्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 होते हैं, जो एक मेल और फीमेल में होते हैं। तो जो फीमेल में होते हैं वे होते हैं XX और जो मेल में होते हैं वो होते हैं X और Y। तो यहाँ पर पूछ रहा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र, तो पुरुष में कौन से हो जाएंगे? X और Y। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो वृषण में होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? ये होता है गर्भाशय में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, तो मानव में जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा या अब्रा जिसे बोलते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में कौन सा रोग यौन संचारित रोग होता है? तो इसमें गोनेरिया, सिफिलिस, HIV ये सभी जो होते हैं ये यौन संचारित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? मादा जनन तंत्र के जो हिस्से होते हैं वो होते हैं अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी। ये जो शुक्रवाहिका होती है ये मादा जनन नहीं बल्कि नर जनन का भाग होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। जो पराग नलिका होती है उसमें नर युग्मक की संख्या जो होती है उसमें जो नर युग्मों की संख्या होती है वो 2 होती है। ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पे लेसन 4 है अनुवांशिकता। पहले क्वेश्चन है TH मॉर्गन ने अनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे? तो जो TH मॉर्गन थे उन्होंने अपने अनुवांशिक प्रयोग जो थे एक मक्खी पर प्रयोग किए थे और वो मक्खी था फल मक्खी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मेंडल ने अपने अनुवांशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने जो अपने अनुवांशिकता का प्रयोग किया था वो मटर के पौधों पर किए थे। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटिवम होता है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, तो अनुवांशिक विज्ञान के जो जनक हैं वो ग्रेगर्स और मेंडल कहे जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। 5 मेंडल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो मेंडल जो है वो अनुवांशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं जो मटर के पौधों पर इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं।
तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है? जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो पृथक्करण का जो नियम था वो ग्रेगर्स और मेंडल ने ही दिया था। ग्रेगर्स और मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपीहन का नियम। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर्स और मेंडल, बाकी का भी ग्रेगर्स और मेंडल ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। जब एक संकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें 3:1 के अनुपात में जो लक्षण होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताने की कोशिश करूंगी कि जो F1 पीढ़ी होती है उसमें किस तरीके से लक्षण 3:1 के अनुपात में मिलते हैं। यहाँ पर जब लाल और सफेद पुष्प को जब संकरण करवाया गया तो इसमें F1 जनरेशन में जो है वो लाल पुष्प ही प्राप्त हुए, लेकिन जब लाल पुष्प को ही फिर से वापिस से इसी लाल मिक्स हुए लाल पुष्प से स्वनिषेचन कराया गया दोबारा, तो यहाँ पर 3:1 के अनुपात में यहाँ पर जो लक्षण है वो दिख गया है। तो इसलिए जो मेंडल के एक संकर क्रॉस होता है उसमें 3:1 के अनुपात में इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसका अनुपात जो आया था वो 3:1 आया था। तो ऑप्शन जो इसका सही था वो क्या था? ऑप्शन ए। तो इसका जो ऑप्शन था वो क्या था? ऑप्शन ए, एक संकर क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? तो एक संकर क्रॉस का जो जीन प्रारूप जो आया ये जो होता है ये इसका फिनोटाइप होता है, जिसके बाहरी लक्षण दिखते हैं। तो जो बाहरी लक्षण होते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है। और इसका जीन प्रारूप पूछ रहा है एक संकर क्रॉस का, तो ये ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि ये एक शुद्ध, 2 मिक्सअप और एक शुद्ध लाल, 2 शुद्ध और सफेद दोनों का और एक सफेद, इसलिए इसका अनुपात 1:2:1 होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10, एक द्विसंकर क्रॉस का जीन प्रारूप क्या होता है? एक संकर क्रॉस का 1:2:1 आया था, तो द्विसंकर क्रॉस का क्या होगा? तो मतलब 9:3:3:3:1 के अनुपात में मिलता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ द्विसंकर की संरचना को दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर गोल और हरे 2 प्रकार के तरह के बीज लिए गए हैं और यहाँ पे झुर्रीदार और पीले कलर के बीजों को लिया गया है। तो इसमें हरे कलर वाले में एक तो गोल और एक हरे कलर का आ गया, और इसमें एक झुर्रीदार और पीले। जब इन दोनों का एक दूसरे के साथ संकरण कराया जाता है तो ये जो F1 में बन के आता है ये बन के आ रहा है R Y और Y, क्योंकि इसमें एक गोल है और एक हरे, और इसमें झुर्रीदार और पीले वाले हैं। तो जब इसको ये हमें मिला तो इसको वापिस से हमने R Y और Y से स्वनिषेचन करा देंगे। तो यहाँ पर जो ये F2 पीढ़ी होगी इसमें इस प्रकार की, इसमें 9 ऐसे बीज हैं जो गोल और पीले हैं, 3 ऐसे बीज हैं जो गोल और हरे हैं, 3 ऐसे बीज हैं जो झुर्रीदार पीले हैं, और एक ऐसा बीज है जो झुर्रीदार हरे बीज का है। तो इसलिए जो F2 यानी द्विसंकर क्रॉस में जो इसका अनुपात आता है वो आता है 9:3:3:1। 9:3:3:1 आता है द्विसंकर क्रॉस में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो जॉनसन ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने और झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? तो लंबे जो जीनोटाइप होता है उसमें T और T होता है, और जो झुर्रीदार होते हैं उसमें स्मॉल r होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस करने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। तो जब हम लंबे और बौने पौधे का संकर क्रॉस कराएंगे तो जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण मिलते हैं वे सभी लंबे मिलते हैं। कैसे मिलेंगे आइए देखते हैं। इसमें लंबे पौधों को कैपिटल डी, बौने पौधों को स्मॉल टी से लिया गया। इनको जब क्रॉस करवाया गया तो हमने देखा कि F1 पीढ़ी में जो थे, F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे थे वे लंबे पौधे हुए, क्योंकि जो लंबा पौधा था वो बौने पौधे पर हावी हो गया, इसलिए जो लक्षण दिखते हैं F1 पीढ़ी में वो लंबे पौधे होते हैं सभी। तो और फिर जब इसका
पीढ़ी में जब इसी से वापिस से स्वनिषेचन कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में जो आते हैं उसमें है लंबा पौधा और एक आता है बौना पौधा। बाकी इसमें जो लक्षण दिखते हैं वो दो ऐसे होते हैं जो दोनों के लंबे और बौने दोनों पौधे के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है मटर के लंबे पौधे द कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस पर प्रथम संतति पीढ़ी में कौन मिल रहे हैं? प्रथम संतति मतलब F1 पीढ़ी में। तो कैसे मिल रहे थे? सभी लंबे मिल रहे थे, क्योंकि जो प्रभावी वाला था लंबा वाला वो छोटे वाले पर हावी हो गया था, इसलिए सभी यहाँ पर लंबे पौधे होंगे। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडल के अनुसार मटर की शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है। तो मेंडल के अनुसार जो मटर के शुद्ध लंबे पौधे होते हैं उनके जीन प्रारूप डबल टी से होता है, डबल कैपिटल टी से होता है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है? तो जब लंबे पौधों को कैपिटल टी से दिखाया जाता है, इस बौने पौधों को समझ आइए स्मॉल डबल टी से दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक या गुणसूत्र बना होता है। तो जो केंद्रक या गुणसूत्र होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है। गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, क्योंकि इसमें 44 प्लस 2 जो होते हैं इनके गुणसूत्र लक्षण दिखाते हैं, जैसे मेल का XY और फीमेल का XX। तो 44, 45, 46, तो टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अभी तो पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो XY होती है, और कितने XY? 14 यानी 44 प्लस। इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है। तो जो शुक्राणु होते हैं इसमें ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 44। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो जो 2 DNA तंतु होते हैं वे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, DNA पाया जाता है। तो जो DNA होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। DNA का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। तो DNA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और इसी के साथ ही RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल। बस यहाँ पे डी में जब DNA पूछे तो डीऑक्सी लगेगा और RNA पूछे तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो DNA का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और जो RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनते हैं वो होते हैं विषाणु या वायरस। इसी को वायरस बोलते हैं, तो विषाणु। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्यूरिन क्षारक होता है। इसमें जो DNA होता है इसमें 2 होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिडीन। इसमें जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन जो होते हैं उसमें एडेनिन ग्वानिन होती है, और पायरिडीन जो होती हैं वो साइटोसिन और थायमिन होती हैं। तो इसमें प्यूरिन पूछ रहा है, तो प्यूरिन क्षारक में कौन होते हैं? तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? एडेनिन दिया है, ग्वानिन नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट, एडेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। युग्मनज जो होते हैं वो उसका युग्मनज मतलब होता है जोड़ा। आंसर हो जाएगा सी, 2x युग्मनज होते हैं ये। तो ऑप्शन सी इज राइट। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।